वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल ज्ञान हब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो है संसद के ऊपर। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 122 तक का समावेश है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अध्याय 2 संसद में सबसे पहला जो है साधारणता, इसमें बस संसद का गठन कैसे हुआ, उसका कितने क्या मिलके बनी है संसद, इस बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद का गठन बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलके बनेगा। ठीक है, वो संसद रहेगा। ये आर्टिकल 79 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा की जो संरचना है वो राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य, और वो जो 12 सदस्य है वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनका व्यावहारिक अनुभव होना कंपलसरी है। ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति चुनेंगे और राज्यों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। मतलब टोटल मिला के 250 मेंबर्स राज्यसभा में उपस्थित रहेंगे। ये आर्टिकल 80 में बोला गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना बताई गई है। तो लोकसभा की संरचना मतलब लोकसभा किससे मिलकर बनेगी, तो लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए से अधिक, मतलब टोटल मिला के 530 और 20 मतलब 550 मेंबर्स बनके लोकसभा का निर्माण होगा। यह आर्टिकल 81 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में यह बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, हर साल जैसे जनगणना होगी वैसे ही उस हिसाब से पुनः समायोजन किया जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की शक्ति, मतलब संसद के सदन राज्यसभा और लोकसभा के पास कौन सी शक्ति है, इसके बारे में आर्टिकल 83 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 84। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, क्या क्या होगी संसद की सदस्य होने के लिए, वो आर्टिकल 84 में बताया गया है। इसमें ये बोला गया है कि वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है, और वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में संसद के 17वां और विघटन, 17वां मतलब सत्र खत्म हो जाना, तो ये दोनों की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति चाहे तो संसद का 17वां कर सकते हैं और विघटन भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ये आर्टिकल 85 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 में सदनों, अभिभाषणों का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, जैसे कि नई संसद के सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई नया एडमिशन जैसे स्कूल में चालू होता है, वैसे ही अगर नया कोई सत्र शुरू होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो उसमें अभिभाषण देने की राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं। ये आर्टिकल 86 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, मतलब यही हो गया, 86 87 सेम ही है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों के अधिकार। अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो अगर वो लोकसभा में बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है, पर उनको मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा, बस वो सुन सकते वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आर्टिकल 88 में बताया गया है। इसके बाद संसद के अधिकारियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, और उपसभापति राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो चुना जाता है बहुमत से, वो उपसभापति कहलाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 89 में बताया गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति
को कुछ हो गया है और राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। तो फिर उपराष्ट्रपति का पद खाली है, मतलब राज्यसभा के सभापति का भी पद खाली होगा। तो उस टाइम में उपसभापति का पद रिक्त है या कोई तो उसके जगह पे अगर उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वो उपसभापति नहीं कहलाएगा, या उसको पद से हटा दिया जाता है तब भी वो उपसभापति नहीं कहलाएगा। ये आर्टिकल 90 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 91। आर्टिकल 91 में सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है, अगर सभापति का पद रिक्त है और उसके जगह पे उपसभापति काम करेगा, राइट, ये हो गया आर्टिकल 91। इसके बाद आता है आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 में जब सभापति या उपसभापति पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अगर सभापति और उपसभापति को उनके पद से हटाया जा रहा है तो वो उनके पद पे नहीं बैठेंगे, ठीक है, उनका पद रिक्त रहेगा, उनकी जगह पे कोई और अन्य को बिठाया दिया जाएगा। ये आर्टिकल 92 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य बनेगा जो बहुमत से चुना जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 93 हो गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। मतलब वही, अगर सदस्य नहीं रहते हैं लोकसभा के तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटा दिए जाएंगे। इसके बाद आता है आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 ये बोलता है कि अध्यक्ष के पद कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो ऑब्वियसली उसके जगह पे उपाध्यक्ष ही काम करेंगे। तो वैसे ही है, जैसे अगर इंडिया का कोई कैप्टन नहीं है तो उसकी जगह पे जो वाइस कैप्टन है वो उनका काम संभालता है, वैसे ही आर्टिकल 95 है, सेम ही है। इसके बाद आता है आर्टिकल 96। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ये भी सेम ही है, वैसे कि ये सारे आर्टिकल एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने की कोई स्ट्रैटेजी चल रही है, प्लानिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली वो उसके पद पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 96। इसके बाद आता है आर्टिकल 97। आर्टिकल 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। संसद का एक अलग सचिवालय होगा, ये आर्टिकल 98 में बताया गया है। इसके बाद जो है वो है आर्टिकल 99। ये कहता है कि सदस्यों का द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे वो किसके सामने प्रतिज्ञान करेंगे, जब तक वो प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं तब तक वो मतलब उनको सदन में बैठने से पहले प्रतिज्ञा ग्रहण करना कंपलसरी है, आर्टिकल 99 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 100। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में आर्टिकल 100 में बताया गया है। इसमें ये बोला गया है कि सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ये आर्टिकल 100 में बोला गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 101 मतलब 101 स्थानों का रिक्त होना। अगर सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में से कोई सदस्य स्थान रिक्त होता है, सदस्य निकल जाता है, तब क्या होगा, ये आर्टिकल 101 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है इसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। मतलब एक टाइम पे एक सदस्य या तो वो राज्यसभा का सदस्य होगा या फिर वो लोकसभा का ही सदस्य होगा। एट अ टाइम वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 101 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 में सदस्यता के लिए निर्हताएं बताई गई है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 में सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में बताया गया है। इसमें यह बोला गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड में वर्णित किसी निर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति का जो भी डिसीजन होगा वो लास्ट डिसीजन होगा। यह आर्टिकल 103 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 104। आर्टिकल 104 में ये बोला गया है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित ना होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति।
जैसे आर्टिकल 99 में शपथ के बारे में बताया गया है, तो इसमें ये बोला गया है कि बिना शपथ लिए कोई सभा में नहीं बैठ सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उनको फाइन लगेगा, उनको जुर्माना लगेगा 500 रुपीज़ पर डे। मतलब जितने दिन वो बिना शपथ लिए सभा में बैठते हैं, उस दिन के उनको एक दिन के 500 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। ये आर्टिकल 104 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 ये कहता है कि संसद के सदनों की तथा और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। मतलब संसद के सदनों में जितने भी सदस्य होंगे उनको वाक स्वतंत्रता देता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बस संसद का अपमान करे ऐसे कुछ वाक्य नहीं बोलेंगे। ये आर्टिकल 105 में स्पष्ट कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 106। आर्टिकल 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है, जो संसद डिसाइड करेगी वही होंगे, ये 106 में बोला गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 में विधेयकों के पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। विधेयक मतलब जो कानून का कच्चा मसूदा रहता है उसको विधेयक कहा जाता है। मतलब कानून बनने से पहले जो प्रोसेस रहती है उसको विधेयक कहते हैं। तो उसके संबंध में पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध आर्टिकल 107 में बताए गए हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। मतलब अगर कोई विधेयक एक इसमें राज्यसभा में उसको मंजूरी दे दी गई है और लोकसभा में नहीं दी गई है, तो ऐसे में उनकी संयुक्त बैठक बिठा के उनको एक मत से बहुमत से उसको पारित किया जा सकता है उस विधेयक को। ये 108 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 109। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक में एक्चुअली आता क्या है वो भी सारी बातें 109 में बताई गई है, बहुत विस्तार में बताया गया है आर्टिकल 109, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा। एक्चुअली धन विधेयक होता क्या है ये आर्टिकल 110 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर अनुमति, मतलब जो कानून बनने वाला है उस पर अनुमति किसकी होगी, क्या होगी, वो आर्टिकल 111 में बताया गया है। जब विधेयक दोनों सदनों में से, राज्यसभा और लोकसभा में से जब सिलेक्ट होके आता है, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उसको एज अ कानून लागू कर दिया जाता है। ये आर्टिकल 111 में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, जो इंडिया का बजट बनता है, वो आर्टिकल 112 में उसका बहुत विस्तार से बताया गया है आर्टिकल 112 में, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 114। इसमें विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 114 में संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में भी बताया गया है, बहुत लंबा बताया गया है आर्टिकल 114 में, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 115। आर्टिकल 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करेगा, करने वाला दूसरा विवरण रखेगा या लोकसभा में ऐसे अधिनियम के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। ये आर्टिकल 115 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 116। इसमें लेखानुदान, प्रत्यानुदान और उपवादानुदान, ये सारी बातें बताई गई है, जो कि ये सारी बातें धन विधेयक से रिलेटेड है। इसके बाद आता है आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 में वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, वित्तीय विधेयक और धन विधेयक, ये दो टाइप के विधेयक होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 117 में वित्तीय विधेयक के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है प्रक्रिया के नियम, मतलब जो विधायक तैयार कर दिया गया, अगर उसको मंजूरी मिल गई है तो वो कानून बनने के लिए तैयार है। उसकी प्रक्रियाओं के जो नियम होते हैं वो आर्टिकल 118 में बताए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 119। आर्टिकल 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया की विधि द्वारा विनिमय के बारे में बताया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो संसद में इंग्लिश और हिंदी, ये दो भाषा का उपयोग किया जा सकता है, ये आर्टिकल 120 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 121। इसमें संसद में चर्चा पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है।
इसमें ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। ये आर्टिकल 121 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 122। इसमें ये बोला गया है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। मतलब संसद में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो संसद की बात होगी, उसमें न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होगा। ये आर्टिकल 122 में कहा गया है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया है हमारा 79 to 120 तक के अध्याय 2 संसद का हमने पूरा पढ़ लिया है। तो ये आज का वीडियो बस यही तक के था। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 4 के बारे में पढ़ेंगे, राइट, नहीं सॉरी, अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियों के बारे में है। उसमें एक ही आता है, उसका भी बहुत छोटा सा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।